डियर एस्पिरेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कीप गेटिंग शिक्षा में। उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया हैं और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है, यहाँ पे हम देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिटिसाइज किस आधार पे किया गया है। ठीक है, तो ये जो हमारा पार्ट है या फिर ये जो हमारा टॉपिक होगा पूरा थ्योरेटिकल है। हाँ, लेकिन इसमें आपसे वन लाइनर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर भले ही आप जजेस की प्रिपरेशन कर रहे हो, जज एग्जाम की, या फिर आप यूपीएससी कर रहे हो स्टेट पीसीएस की, या फिर आप नेट और सेट की तैयारी कर रहे हो, क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक डायरेक्टली। ठीक है, बट वो वन लाइनर होंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट वन लाइनर स्टेटमेंट है मैंने सब कुछ इंक्लूड किया हुआ है। ये बहुत ही इजी टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्रिटिसिज्म था, इस पे बोला गया इट इज अ बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि बहुत जगह से हमने बहुत कुछ इसमें बोरोड किया हुआ है। बोरोड मतलब क्या होता है? किसी से उधार ले लेना, बोरो कर लेना। मतलब कि कुछ चीजें कहीं और मेंशन थी, चाहे आप यूएस कॉन्स्टिट्यूशन देख लो, ब्रिटेन का देख लो, फ्रांस का, जर्मनी का, यूएसएसआर का देख लो, ठीक है ना, जापान का देख लो, हमने कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ चीजें उठाई हुई हैं। तो इसको क्या बोला गया है? बैग ऑफ बोरोविंग बोला गया है। ठीक है, बहुत लोग कहते हैं हौच पौच कॉन्स्टिट्यूशन। हौच पौच मतलब खिचड़ी, है ना, पता नहीं क्या क्या ऐड कर दिया। तो पहला टॉपिक क्या बोला गया? ये एक बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन। अब बोरोड इसीलिए कहा जाता है ना कि हमने बहुत जगह से मतलब चीजें खरीदी हुई, खरीदी नहीं कह सकते हो, कि हमने बहुत जगह से चीजें ली हुई हैं। ठीक है, अलग अलग देश के संविधान से हमने बहुत सारी चीजें अपने संविधान में ऐड की हुई है। ठीक है, और बहुत लोग का ये कहना, क्रिटिसिज्म का ये भी कहना होता है कि इसमें कुछ नया और ओरिजिनल नहीं है। जो चीजें किसी और देश के संविधान में थी वही आपने उठा के यहाँ पे क्या कर लिया और रख लिया होगा। ठीक है, तो पहला क्रिटिसिज्म तो ये होगा, बोरोड है बहुत सारी चीजें। जैसे कि आप ये कह सकते हो डीपीएसपी का ही ले लो, ठीक है ना, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो था वो उठा लिया गया। इस तरीके से मान लो मैं कहता हूँ फंडामेंटल ड्यूटीज जो है आपने उठा लिया इस सारे कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें जो कि हमने बोरोड की है, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया हुआ था, जहाँ पे मैंने आपको क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बढ़ाया हुआ था। वहां पे ये टॉपिक आया हुआ था। तो पहला तो ये होगा कि बोरोड है। ठीक है, अब सेकंड जैसे देखोगे तो क्या है? कार्बन कॉपी ऑफ द 1935 एक्ट। बहुत लोग का ये कहना है कि जो इंडियन गवर्नमेंट ऑफ एक्ट था 1935, ठीक है, तो हमने बहुत सी चीजें वहां से उठा ली हैं, है ना। देखो 1935 का जो बनाया गया एक्ट, उसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड की गई थी। तो ये कहा गया कि भैया देखो ऐसा है कि 1935 में जितना जितना कुछ मेंशन था सब कुछ आपने उठा के इस वाले में रख लिया हुआ है। ठीक है, अब एक हमारे जो क्रिटिसाइज करते हैं इसको, ये भी हालांकि आप ये कहोगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत योगदान है इनका, एन श्रीनिवासन है। ठीक है, एन श्रीनिवासन, इन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोला है? बोथ इन लैंग्वेज एंड सब्सटेंस अ क्लोज कॉपी ऑफ द एक्ट ऑफ 1935। चाहे आप भाषा की बात कर लो, चाहे सब्सटेंस की, यानी कि जो जो चीजें इसमें इंक्लूड है, आप दोनों की बातें कर लो। सब्सटेंस मतलब क्या होता है? पदार्थ कह सकते हो। ठीक है, यानी कि इस संविधान में जो जो चीजें इंक्लूड है, तो वो चाहे भाषा हो, चाहे पदार्थ हो, सब हो, सब्सटेंस हो, वो हमने कहाँ से उठाए हैं? इंडियन एक्ट ऑफ 1935 से। ठीक है, इसी तरीके से आइवर जेनिंग है। इन्होंने क्या कहा हुआ है? ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट थे, ठीक है ना, मतलब ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स डायरेक्टली फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इनका ये कहना है कि जो भारतीय संविधान है वो डायरेक्टली कहाँ से डिराइव हो रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। इनफैक्ट मेनी ऑफ इट्स प्रोविजंस आर कॉपीड ऑलमोस्ट टेक्सचुअली। मतलब कि एज इट इज, जैसा 1935 के एक्ट में लिखा हुआ था, पूरा टेक्स्ट सहित, यानी एक एक शब्द हमने उठा करके 1935 के एक्ट से कॉपी किए हुए हैं और इस कॉन्स्टिट्यूशन में हमने रख दिए हुए। ठीक है, तो ये सेकंड हो गया क्रिटिसिज्म। ठीक है, पी आर देशमुख ने भी क्या कहा? ये तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर ही थे। इन्होंने क्या कहा? द कॉन्स्टिट्यूशन इज इसेंशियली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 विथ ओनली एडल्ट फ्रेंचाइजीज एडेड। इनका ये कहना है कि जो भारत का संविधान है वो पूरा का पूरा इसेंशियली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पूरा का पूरा वही है,
बस एक चीज आपने क्या ऐड कर दी है, एडल्ट फ्रेंचाइजीज, यानी कि जो 18 साल के हो चुके हैं उनको आपने वोट डालने का अधिकार दे दिया हुआ है। हालांकि ये 21 तक था, 21 ईयर जो हो चुके थे उनको वोट डालने का अधिकार दिया गया, 1989 में फिर इसमें बदलाव करके 18 कर दिया गया। तो पी आर देशमुख का क्या कहना है कि पूरा का पूरा 1935 एक्ट है, बस आपने क्या किया हुआ है, एडल्ट फ्रेंचाइजीज को ऐड कर दिया है। ठीक है, तो एक हमारा एक क्रिटिसिज्म हो गया। अब इसके बाद अगर आगे देखते हो, तो जैसा मैंने कहा ये वन लाइनर है, आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि यहाँ पे देखो, एज इट इज, ये आपको स्टेटमेंट दे देगा, बोथ इन लैंग्वेज एंड सब्सटेंस क्लोज कॉपी ऑफ द एक्ट ऑफ 1935, हु सेड दिस में आ जाएगा। चार ऑप्शन दिए रहेंगे। ठीक है, तो ये एन श्रीनिवासन कथन है। फिर इन्होंने क्या कहा, जो आइवर जेनिंग का था, तो उन्होंने कहा डायरेक्टली 1935 ऑफ इंडिया एक्ट से उठाया हुआ है, मोस्ट ऑफ इट्स प्रोविजन और कॉपीड ऑलमोस्ट टेक्सचुअली। ये आइवर जेनिंग का था, और सिर्फ एडल्ट फ्रेंचाइजी ऐड कर दिया, बाकी पूरा का पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है। ये पी आर देशमुख ने कहा हुआ है। ठीक है, ये चाहे आप यूपीएससी में देखो वहां भी पूछा जा सकता है, हालांकि वन लाइनर तो यूपीएससी में बहुत कम पूछता है। नेट का पेपर दे रहे हो या फिर सेट का पेपर दे रहे हो, ठीक है, किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम, ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है। ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्या है, अन इंडियन और एंटी इंडियन। ठीक है ना। अब एक क्रिटिसिज्म का आधार ये भी है कि ये अन इंडियन और एंटी इंडियन भी है, क्योंकि ये हमारे भारत देश की जो पॉलिटिकल ट्रेडिशंस हैं उसको रिप्रेजेंट नहीं करता है। ठीक है ना, जो इंडिया की स्पिरिट है उसको रिप्रेजेंट नहीं करता है। इनका ये कहना है कि फॉरेन के देख कर बनाया गया, फॉरेन मतलब जो वैल्यूज होती हैं उनको देख करके इसमें ऐड कर दिया गया है। ऐसे कि ब्रिटिशर्स का हमारे यहाँ पे रूल था, तो उनका कहना कि जो जो ब्रिटिश में हो रहा था, जो जो वहाँ पे पार्लियामेंट में है वो लोग फॉलो करते हैं, एज इट इज हमने भी वो सारी चीजें क्या कर ली हैं, फॉलो कर ली हैं। तो इनका ये कहना है कि जो भारतीय संविधान है वो अन इंडियन है या फिर एंटी इंडियन है, भारतीय विरोधी है, फिर भारत विरोधी है। ठीक है ना। तो ये, और इसमें ये भी कहा गया है कि हमारे भारत की जो कंडीशन है, इंडियन कंडीशन जो है, ठीक है ना, जो इंडिया की कंडीशन है उसके हिसाब से ये क्या है, अनसुटेबल है। ठीक है, ये अनसुटेबल है, हमारे भारतीय कंडीशन को ये सूट नहीं करेगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे अगर देखोगे, हनुमंतैया हैं, इन्होंने क्रिटिसाइज किया हुआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस आधार पे, ये भी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के मेंबर थे। इन्होंने कहा है, वी वांटेड द म्यूजिक ऑफ वीणा और सितार, है ना, कि हमें वीणा और सितार का म्यूजिक चाहिए था, बट वी बट हियर वी हैव द म्यूजिक ऑफ एन इंग्लिश बैंड, कि हम सुनना चाहते थे बीना और सितार, लेकिन हमें इंग्लिश बैंड की आवाज यहाँ पे सुनाई दे रही है, उसका म्यूजिक हमें यहाँ पे सुनाई दे रहा है। ठीक है, इसमें ये क्रिटिसाइज किया गया है इस आधार पे। ठीक है, तो ये हनुमंतैया है, इनका स्टेटमेंट दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, फोर्थ देखते हैं, एन अनगांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन। अनगांधीयन मतलब क्या हुआ, बहुत लोग को ये कहना है गांधी जी जो चाहते जो प्रिंसिपल्स ऐड हों वो प्रिंसिपल्स इसमें ऐड नहीं किए गए, यानी कि गांधी जी की जो आइडियोलॉजी थी उसको इसमें शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, गांधी जी के जो प्रिंसिपल थे, उनके जो सिद्धांत थे, उनको इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। ठीक है, जैसे गांधी जी का ये मानता विलेज पंचायत होना चाहिए, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत होना चाहिए। अब यहाँ पे देखोगे, अगर आप डीपीएसपी में इनको शामिल किया गया था, भले ही इनको 92nd और 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, सॉरी, 73rd और 74th है, 92 में तो आया था। ठीक है, 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से पंचायती राज और म्यूनसिपैलिटी सिस्टम को कंपलसरी कर दिया गया था, 1992 में लागू किया गया था, है ना। एक्ट पास हुआ 93 से लागू हो गए थे, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया। तो इनका ये कहना है कि गांधी जी के जो प्रिंसिपल्स थे, उनकी आइडियोलॉजी थे, उसको इसमें सम्मिलित ही नहीं किया गया। ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं था, आप डीपीएसपी जब भी पढ़ते हो तो उसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, जिसमें से एक है गांधीयन पार्ट। ठीक है, उसमें गांधी जी ने जो कहा था, जैसे विलेज पंचायत की बात की थी, इसके अलावा अगर आप चाहते हो तो आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज की स्थापना करो, उसकी बात की गई है। ठीक है ना, जो हमारे इंडिया की धरोहर हैं, ऐतिहासिक चीजें, उसको प्रोटेक्ट करना, वो सारी बातें की गई। बट क्रिटिसिज्म को क्या है, क्रिटिसाइज करने का है। आप सिंपल है समझ लो, ऐसे मान लो मैं कहता हूँ अभी एआई का जमाना है या फिर चैट जीपीटी का है, ठीक है,
अगर इस टाइम पे कोई इसको क्रिटिसाइज करेगा, थोड़ा बहुत पॉपुलर हो ही जाएगा, थोड़ा बहुत पॉपुलैरिटी गेन कर ही लेगा कि बताओ एआई टूल का जमाना है, चैट जीपीटी का है, साइंस का जमाना है ना, उसके बावजूद ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो वो फेमस हो जाएंगे। तो बहुत से लोग हैं जिन्होंने कहा है, बट आप जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे, हम डीपीएसपी जब पढ़ेंगे पार्ट 4 में, तो हमें सारी चीजें यहाँ पे डिटेल में देखने को मिलेंगी, ठीक है। पर फिर भी क्रिटिसिज्म है, उन्होंने कहा ये अन गांधीयन है, गांधी जी की आइडियोलॉजी है, प्रिंसिपल्स उनको इसमें सम्मिलित ही नहीं किया गया, ठीक है। चलिए, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। फिफ्थ क्रिटिसिज्म क्या था? एलिफेंटाइन साइज में है। एलिफेंटाइन साइज का मतलब क्या है? वो बहुत बड़ा है, ठीक है ना। अब अगर देखोगे तो 395 आर्टिकल्स थे, ठीक है, 12 स्केड्यूल हो गई हैं, 25 पार्ट्स अभी हो गए हैं, तो ये सारी चीजें हैं, तो इनको कहा गया बहुत बड़ा है, ठीक है ना। मतलब कि आप देखो 395 आर्टिकल्स हो गए, और इसके अलावा बहुत सारी संविधान में आपने सूचियों ऐड किए हुए, पार्ट आपने ऐड किए हुए। तो इनका ये कहना था कि एलिफेंटाइन साइज में, यानी कि जैसे हमने पढ़ा ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। ये पिछले चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि भारतीय जो संविधान है, तो वो क्या है कि सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारे लिखित संविधान जितने होते हैं उन सब में सबसे बड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्रिटिसिज्म क्या है? पैराडाइज ऑफ द लॉयर्स, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है, ठीक है ना, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड है ये, ठीक है, मतलब बहुत ही जटिल है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जिसमें टर्मिनोलॉजी यूज की गई है, जो इसमें शब्द यूज किए गए हैं, वो पूरे के पूरे कैसे वर्ड्स यूज किए गए? लॉयर जैसे, है ना। मतलब कि उनके वर्ड्स को समझना क्या है, बहुत ही मुश्किल होता है। तो ऐसे वर्ड्स देखो, जो लॉयर्स पैराडाइज यूज किया गया है, तो वो यूज किसने किया है? आइवर जेनिंग ने यूज किया हुआ, ठीक है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट थे, इन्हों इनका नाम यहीं पे लिखा हुआ था, मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, यहाँ पे देख लो, मैं लिख देता हूँ। इन्होंने ही कहा हुआ है, ये क्या है? लॉयर्स पैराडाइज, ठीक है। ये क्रिटिसिज्म भी किसने दिया हुआ है? आइवर जेनिंग ने दिया हुआ। इन्होंने ही कहा है कि ये क्या है? लॉयर्स पैराडाइज है, यानी कि वकीलों का पैराडाइज। मतलब क्या होता है? जब स्वर्ग में पहुंचते हैं ना, उसी को पैराडाइज बोला जाता है ना, जहाँ पे सारी चीजें बहुत अच्छी रहती है, स्वर्ग समझ लो। तो वकीलों का स्वर्ग इसे कहा गया है। जो भी शब्द यूज किए गए, जो भी टर्मिनोलॉजी यूज की गई, जो भी फ्रेज यूज किए गए हैं, ये सब कैसे हैं? वकीलों जैसे। इसलिए देखो, कई बार होता है ना, वकीलों की जो भाषा होती है, जजमेंट आता है जज का, वो समझ में नहीं आता क्या बोल रहे, जैसे डॉक्टर की हैंड राइटिंग समझ में नहीं आती, वैसे ही कुछ टर्मिनोलॉजी होती है जो हमें समझ में नहीं आती, ठीक है। तो ये कुछ क्रिटिसिज्म थे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जिनकी बात की गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको इसमें पूरा पूरा पूछेगा नहीं, यूपीएससी मेंस में कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया होगा कि क्रिटिसिज्म लिख दो, डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता, है ना। हाँ, वन वर्ड में स्टेटमेंट जो है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, हनुमंतैया का है ये, इसको पढ़ सकते हो। म्यूजिक सुनना चाहते तो वीणा और सितार का इंग्लिश बैंड सुनने को मिल गया। देशमुख का कहना है कि सब कुछ 35 जैसा ही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 35, है ना, सॉरी 1935 जैसा है, 1935। बस एडल्ट फ्रेंचाइजी को ऐड कर दिया है। आइवर जेनिंग का ये कहना है कि सब कुछ वैसा ही है, एग्जैक्टली टेक्स्ट टू टेक्स्ट कॉपी कर लिया है। आइवर जेनिंग ने लॉयर्स पैराडाइज भी इसे कहा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। श्रीनिवासन ने भी कहा है कि लैंग्वेज के साथ जो सब्सटेंस है, वो सब कुछ भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जैसे हैं, ठीक है दोस्तों। ये बहुत छोटा टॉपिक था और इजी भी था, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी तो आप देख लीजिए, हमने यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर का पूरा पूरा कवर किया हो, प्ले लिस्ट भी अलग से बनी हुई, ठीक है दोस्तों। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए।